गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन ढांडा। टुडे इन द एट्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th, we will study the most important topic of this chapter, the most important topic for board as well as for competition. अगर बात करें बोर्ड में तो दिस क्वेश्चन मोस्टली आई कैन से कि एवरी ईयर ये क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में। 5 मार्क्स में आता है डायरेक्टली ये क्वेश्चन। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मोनल कंट्रोल के ऊपर इस पे से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एटलीस्ट 30 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन एवरी ऑब्जेक्टिव बुक यू विल फाइंड फ्रॉम दिस टॉपिक। तो लेट स्टार्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। अब बात आती है प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं? प्राइमेट्स के अंदर आते हैं मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। इनकी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक साइक्लिक इवेंट होती है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में भी, हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था थोड़ा सा। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और एक ओस्ट्रस साइकिल होता है। जो ओस्ट्रस साइकिल होता है वो नॉन प्राइमेट्स में होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स फीमेल ऑफ द प्राइमेट्स में होता है। मंकी, एप्स और ओमन फीमेल के अंदर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक साइक्लिक इवेंट्स हैं, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट स्टार्ट एज द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज द एज इन विच प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन फीमेल बिकम एक्टिवेट या बिकम फंक्शनल। और एज ऑफ प्यूबर्टी है 12 to 14 ईयर्स। और स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल इज कॉल्ड मेनार्क। तो व्हाट इज मेनार्क? स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड मेनार्क। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम बात करें ह्यूमन फीमेल में है क्या? इनटू द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 28 डेज की साइक्लिक इवेंट्स हैं। साइक्लिक इवेंट ऑफ 28 डेज, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस को हम स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, वन एग come inside the fallopian tube at the 14th day of menstrual cycle। menstrual cycle के 14th day पे एक एग फ्रॉम वन ऑफ द ओवरी, बोथ ओवरी से नहीं, इन फ्रॉम वन ऑफ द ओवरी, किसी भी एक ओवरी से मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक एग फैलोपियन ट्यूब में आएगा। क्या आएगा? एक एग फैलोपियन ट्यूब में। अगर एक ह्यूमन फीमेल जिसके अंदर प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी होगी तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। ध्यान से सुनना लाइन ने, बहुत ईच एंड एवरी लाइन इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक की। अगर ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल प्रेगनेंसी नहीं होती तो यू कैन से कि एवरी 28th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता रहेगा, और एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग फैलोपियन ट्यूब में आता रहेगा, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। एग फैलोपियन ट्यूब में आएगा, ओवरी से एग का बाहर निकल के फैलोपियन ट्यूब में आना। इट्स ए प्रोसेस इन विच एग इज कम्स आउट फ्रॉम ओवरी एंड कम इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो यू कैन से कि 365 डेज में, इन एक ईयर में अगर हम बात करें तो एक ईयर में 365 डेज डिवाइड बाई 28, तो लगभग अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो एक फीमेल में 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल चले। कब? अगर वो फीमेल हेल्दी है, उसमें प्यूबर्टी आ रखी है और कोई प्रेगनेंसी नहीं है, नो एनी प्रेगनेंसी, और कोई प्रेगनेंसी नहीं, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। क्यों होता है ये हम डिस्कस करेंगे।
तो 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल हुए एक साल में, एक वुमन फीमेल में 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल हुए आफ्टर प्यूबर्टी इफ देयर इज नो प्रेगनेंसी। तो 13 एग आए फैलोपियन ट्यूब में। कितने एग आए? 13 फ्रॉम बोथ ओवरीज। ऐसा मानते हैं कि एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में अल्टरनेट, एक बार उस ओवरी से, राइट ओवरी से एग आएगा, एक बार लेफ्ट ओवरी से एग आएगा। तो अगर हम बात करें कि एक साल में, इन 1 ईयर, एक ओवरी से कितने एग फैलोपियन ट्यूब में आए? इन 1 ईयर हाउ मैनी एग कम्स इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब फ्रॉम 1 ओवरी? तो अगर 1 ओवरी से बात करें, 13 जो एग आए हैं, 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स 13 एग्स इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब, और 13 एग्स तो बोथ ओवरी से आए ना। 13 एग में 2 ओवरी का रोल है, दोनों ओवरी से, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट, अल्टरनेट आते हैं, ऐसा मानते हैं। तो एक ओवरी से, 1 ओवरी से, सॉरी 1 ओवरी से तो कितने 6th एग आए ना, 6 एग आए। 13 का हाफ लेंगे, 6.5 तो होता नहीं, तो मान लो 12, तो 12 का हाफ 6 एग एक ओवरी से आए, किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। क्योंकि बेटा देखो, अगर हम ऑन एन एवरेज माने, देखो एवरेज की बात है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28-29 डेज का एवरेज होता है, तो 365 डेज हो गए एक ईयर में। 365 को हम 28 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल बनते हैं। 13 मान लो, 12 मान लो भाई, 12 एक मंथ का मान लो इसको, चलो ऑन एन एवरेज मान लो एक मंथ का, तो लगभग 12 एग आए। ये 12 एग दोनों ओवरीज से आए ना, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग फैलोपियन ट्यूब में आएगा। अब वो एक बार राइट से आता है एग फैलोपियन ट्यूब में, और एक बार लेफ्ट ओवरी से एग इनसाइड फैलोपियन ट्यूब में आता है। अब कोई पूछ ले कि एक ओवरी से, एक साल में, एक ओवरी से, फ्रॉम 1 ओवरी इन 1 ईयर हाउ मैनी एग कम इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब? तो इसका आंसर आपका 6 हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना पास्ट में आ चुका है प्यारे बच्चों नीट के अंदर। ओके, अब हम बात करेंगे मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज का साइकिल होता है ये वुमन फीमेल के अंदर। इसको हमने 4 फेज में डिवाइड कर रखा है। द फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड फेज इज फॉलिकुलर फेज, थर्ड फेज इज ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन, और फोर्थ फेज इज ल्यूटियल फेज। अब कुछ बुक्स में कई बार 3 ही फेज बता रखे हैं, मेंस्ट्रुअल, फॉलिकुलर और ल्यूटियल। कुछ जगह पे मेंस्ट्रुअल, फॉलिकुलर, ओव्यूलेटरी और ल्यूटियल 4 फेज बता रखी हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, हम सभी बातों को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक स्टडी करने से पहले आपको ना ये डायग्राम बहुत ध्यान से देखना है। लेट्स सी, ये एक 28 डेज का, यू कैन सी 28 डेज का एक ही साइकिल दिखा रखा है। इस साइकिल में 4 चीज़ें नोट, यू कैन सी, इसमें 4 चीज़ें दिखा रखी। इस एक साइकिल के, इस एक डायग्राम में मैंने 4 चीज़ें दिखा रखी हैं। ये एक साइकिल दिखा रखा है 28 डेज का, और इस साइकिल में 4 इवेंट, 4 मेजर फंक्शन हो रहे हैं। एक तो है यूट्राइन इवेंट्स, यूट्रस में क्या क्या चेंज आएगा, मतलब 28 दिन में जीरो से लेके या फर्स्ट डे से लेके 28th डे तक, एज यू कैन सी, यूट्रस में क्या चेंज आएगा। यूट्राइन इवेंट मतलब ये एंडोमीट्रियम में क्या चेंज आया। दिस इज द एंडोमीट्रियम, जिसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एंडोमीट्रियम है। एक तो हम ये स्टडी करेंगे कि एंडोमीट्रियम में किस दिन क्या चेंज आ रहा है, किस दिन वो पतली हो रही है, किस दिन वो मोटी हो रही है, थिकनेस कब हो रही है, कब वो टूट रही है, क्या हो रहा है। एक तो हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरा, ओवेरियन हार्मोन लेवल 28 डेज में किस दिन किस हार्मोन का लेवल। ओवेरियन हार्मोन, ध्यान से सुनना बेटा, ओवेरियन हार्मोन हम नॉर्मली 2 की बात करते हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। 2 हार्मोन का हम बात करेंगे। यहाँ पे एक लाइन तो रिप्रेजेंट करिए, ओवेरियन हार्मोन का लेवल दिखा रखा है, एक हार्मोन तो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोजेस्टेरोन को। दिस जो पिंक लाइन है, इट रिप्रेजेंट द प्रोजेस्टेरोन, इसके ऊपर भी लिख दिया। और जो ये आपकी वोलेट कलर की लाइन है, इट रिप्रेजेंट द एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन के लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस लाइन को देख के किस दिन किस हार्मोन का लेवल ज़्यादा है, किस दिन कम है, एक हमें ये देखना होता है। ये सारे रिलेटेड चीज़ें हैं। ये चारों इवेंट्स, जो थर्ड इवेंट है, ये चारों इवेंट, 4 इवेंट दिखा रखे हैं इसके अंदर। चारों इवेंट, ऑल द 4 इवेंट्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर।
अभी डिस्कस करने वाले हैं हम इसको डिटेल में। जो थर्ड इवेंट दिखा रखी है, ओवरी के अंदर क्या क्या इवेंट हुई, ओवरी में क्या क्या हो रहा है 28 डेज के अंदर, व्हाट चेंजेस, व्हाट प्रोसेस, व्हाट स्ट्रक्चर आर डेवलपिंग इनसाइड द ओवरी। एक हम ये स्टडी करेंगे, ये दिखा रखा है कि ओवरी में क्या हो रहा है, ये हम डिस्कस करेंगे, इनकी लेबलिंग में बताऊंगा ये क्या है, हम डिस्कस करेंगे। और जो फोर्थ इवेंट्स है वो हम देख रहे हैं कि 28 दिन में किस दिन पिट्यूटरी लेवल, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, या फिर पिट्यूटरी हार्मोन दो दिखा रखे हैं, एक तो आपका है FSH और दूसरा आपका है LH। जो ये वाला है दिस इज FSH, दिस इज FSH की को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वॉलेट वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है LH हार्मोन को। किसको प्यारे बच्चों? LH हार्मोन। तो एक तो अपने दिमाग में आप सभी बच्चे ये फीड करना कि इस डायग्राम में क्या शो हो रहा है। इस डायग्राम में यूट्रस में क्या चेंज आ रहा है, दे आर कॉल्ड यूट्राइन इवेंट। किस दिन में, ये यहाँ पे मैंने डेज ले रखे हैं 1st to 28th डेज, और ये बीच में मैंने एक इमेजिनरी लाइन ले रखी है, दिस इज ए इमेजिनरी लाइन 14th डे, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। भाई मैंने एक लाइन खींच रखी है कि मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो रहा है, ये 28th डे। और 28th डे के बाद क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? फर्स्ट डे। दोबारा से देखो, यू कैन सी 28th के बाद वही फर्स्ट सेकंड, दोबारा से फिर वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, राइट। दोबारा से एक फ्रेश साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ओके तो इसमें ना 4 इवेंट्स एज यू कैन सी, भाई 4 चीज़ें हमें बार बार स्टडी करनी पड़ेंगी किसी भी फेज में। भाई देखो यहाँ पे मैंने 4 फेज दिखा रखी हैं, यू कैन सी। एक तो ये फेज है, दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज, ये यहाँ से फर्स्ट 5 डेज ऑफ द साइकिल, फर्स्ट 5 डेज ऑफ द साइकिल को हम क्या बोल सकते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। फिर 5th डे से लेके 13th डे तक को मैंने बोला है फॉलिकुलर फेज, यू कैन सी, ये फॉलिकुलर फेज होगी यहाँ से लेके और यहाँ तक। 14th डे को मैंने बोला है ओव्यूलेटरी फेज, और 14th डे से लेके 28th डे को मैंने बोला है ल्यूटियल फेज। एक तो ना इसमें आपके शॉर्टेस्ट फेज, बहुत सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर हैं, मैंने बिल्कुल साफ साफ बता रखा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ कलर दिखाई जाए आपको और ईजिली समझ में आए। अब सिंपल सी बातें करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आप इसमें देख के बता सकते हो। आप मुझे ये बताएं इसमें लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज हैं, दीज आर द फेज, दीज आर द 4 फेज, 4 फेज हैं ये, और ये 4 ही इवेंट्स हैं। तो 4 फेज इधर हैं, कौन सी फेज लॉन्गेस्ट फेज है? मेरे ख्याल से सभी का आंसर है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज लगभग 14 डेज की है, 14th डे से 15th से लेके 28 तक, 29th तक यू कैन से। तो 14th डे को तो मैंने ल्यूटियल ओव्यूलेटरी फेज बोल दिया। शॉर्टेस्ट फेज कौन सी है? ओव्यूलेटरी फेज। अगर ओव्यूलेटरी को हटा दो, अब बताओ शॉर्टेस्ट फेज कौन सी है? क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ, इन सम बुक्स 3 फेज है, मेंस्ट्रुअल, फॉलिकुलर और ल्यूटियल। तो अगर 3 ऑप्शन आए तो सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सी है? इन तीनों में से बताएं आप मुझे। सर मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज सिर्फ 4 to 5 डेज की है, 4 to 5 डेज, पहले 4 से 5 दिन। जो इस साइकिल में जो हम 4 फेज की बात कर रहे हैं, पहली फेज जो फर्स्ट फेज है वो मेंस्ट्रुअल फेज है। इसको मेंस्ट्रुअल फेज क्यों बोलते हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ईच एंड एवरी पॉइंट सिंपल लैंग्वेज में हम डिस्कस करेंगे, और जो दिख रहा है ना आप वो बोल रहे हैं मुझे बस। सबसे शॉर्टेस्ट फेज इन 3 में से, देखो कि मैंने ओव्यूलेटरी को तो छिपा दिया, क्योंकि ओव्यूलेटरी फेज को कई बार मोस्ट ऑफ द बुक्स में डिस्कस ही नहीं कर रखा होता। तो इन 3 में से अगर ऑप्शन 3 आते हैं, 3 में से शॉर्टेस्ट फेज कौन सी है? मेंस्ट्रुअल फेज। लॉन्गेस्ट फेज ल्यूटियल फेज। और फॉलिकुलर फेज बताओ कितने दिन की है? फॉलिकुलर फेज कितने दिन की है? ये है प्यारे बच्चों 8 to 9 डेज की। ल्यूटियल फेज कितने दिन की है? 3 to 5 डेज की, 3 से 5 दिन। मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन, फॉलिकुलर फेज 8 से 9 दिन। ओव्यूलेटरी फेज अगर मेंशन है तो सिर्फ वो 1 डे को बोलते हैं, 14th डे को, ये 1 दिन की होगी। और जो ल्यूटियल फेज है ये लॉन्गेस्ट फेज है 14th डे की, 14 डेज की, सॉरी कितने दिन की? 14 दिन की, 14 डेज की। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इन फेज के, इसको मेंस्ट्रुअल फेज क्यों बोलते हैं, इसको फॉलिकुलर फेज क्यों बोलते हैं, इसको ओव्यूलेटरी फेज क्यों बोलते हैं, इसको ल्यूटियल फेज क्यों बोलते हैं? जो ये वर्ड रखे हुए हैं ना, ये सोच समझ के रखे हुए हैं, हर एक वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे, तो ये हम डिस्कस करेंगे। यूट्रस में
आपको मैं बात पीछे ही बताया था, जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी किया था, तो उस टाइम प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि प्यूबर्टी के बाद यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एंडोमीट्रियम। यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर कौन सी थी? एंडोमीट्रियम। यूट्रस में 3 लेयर थी, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। और इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमीट्रियम में साइक्लिक चेंज जो होते हैं, देखो यू कैन सी, यहाँ पे एंडोमीट्रियम थिक है, यहाँ पे थिन होगी, टूट गई, ये एंडोमेट्रियम टूट गई, ये दोबारा से फिर रीजनरेट हो रही है, थिक होती रही है, हो रही है, हो रही, थिक होती रहेगी, फिर फाइनली फिर टूट जाएगी। अब क्वेश्चन है कि ये टूटी क्यों, क्वेश्चन है कि ये थिक क्यों हो रही है, ये इतनी थिक मेंटेन कैसे हो रही है, और फिर क्यों टूट रही है, ये हम डिस्कस करेंगे। अभी आप इस डायग्राम को देख लें, बस इस डायग्राम को ध्यान से देखें कि डायग्राम में क्या शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने 28 डेज में एंडोमेट्रियम की थिकनेस को अनइवन दिखा रखा है, कहीं पे मोटी है, कहीं पे पतली है, कहीं पे मैक्सिमम थिक है। क्यों है ऐसा, ये हम डिस्कस बाद में करेंगे। अगला पॉइंट, अब ओवरी के अंदर से 2 मेन, बाकी तो और भी हैं, लेकिन 2 मेन हार्मोन है, वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। किस दिन एस्ट्रोजन का लेवल मैक्सिमम है? कोई आपसे पूछ ले कि एस्ट्रोजन का लेवल किस दिन मैक्सिमम है, तो बेटा ये तो आप कुछ को डायग्राम को देख के बता सकते हो ना। देखो 13th 14th डे एस्ट्रोजन का लेवल मैक्सिमम है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल किस दिन मैक्सिमम है? यू कैन सी, इस लगभग यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे इसका लेवल लगभग, यानी कि ल्यूटियल फेज में, किस में? ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन का लेवल मैक्सिमम है। किस किस दिन एलएच का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल मैक्सिमम है? मिड ऑफ द साइकिल में, 14th डे। एफएसएच का लेवल भी मैक्सिमम है मिड ऑफ द साइकिल में। एफएसएच क्या है, एलएच क्या है, ये हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। ये डायग्राम देखें, ओवरी में क्या हो रहा है, इनसाइड ओवरी, ओवरी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं स्टार्टिंग के 14th डे तक। इसको इतना देखें सिर्फ, अब ये 14th डे के इवेंट्स दिखाई दे रही हैं आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, डू यू नो व्हाट आर दीज? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ यही समझाए थे आपको, ये हैं क्या? ये हैं ओवेरियन फॉलिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। ये है ग्राफियन फॉलिकल। फुल्ली डेवलप्ड ओवेरियन फॉलिकल को क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। और इसके अंदर ये क्या है? कोई पूछ ले कि इसके अंदर ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये बताओ भाई ये क्या है, ये क्या है, इसमें से क्या बाहर निकल गया? ये बाहर निकल गया बेटा एग। क्या बाहर निकल गया? एग एट स्कैंड्रियोसाइट स्टेज। मैंने आपको बताया था, ये एग के अंदर जो सेल है, जो एग जो एक सेल है, एग इज ए सेल, एग के एग का स्ट्रक्चर आपको सभी को पता है प्यारे बच्चों। एग के अंदर वैसे बाहर भी कुछ सेल होती हैं, कोरोना रेडिएटा के अंदर ले रहे हैं, तो एग के अंदर से जो एग में जो सेल है वो स्कैंड्रियोसाइट सेल है। क्या है? स्कैंड्रियोसाइट स्टेज पे, उसे मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हो रखा है, आपको सभी को पता है। तो इसमें ये क्या है? ये फुल्ली डेवलप्ड ओवेरियन फॉलिकल, दिस इज व्हाट, जो इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? इस स्ट्रक्चर को आप बताओ क्या नाम दोगे? ये है ग्राफियन फॉलिकल। ये प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल, ये सेकेंडरी होगी, ये टर्सरी हो जाएगी। और ये फुल्ली डेवलप्ड, ये प्राइमरी है, इसको सेकेंडरी बोल दो, सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल। ये क्या प्यारे बच्चों? टर्सरी ओवेरियन फॉलिकल। ये फुल्ली डेवलप्ड ओवेरियन फॉलिकल जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। और यहाँ पे 14th डे, देखो आप क्या हो रहा है, 14th डे पे ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो रही है, और इसमें से क्या बाहर निकल रहा है? एग बाहर निकल रहा है, यानी कि ओव्यूलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन। जो फुल्ली डेवलप्ड ओवेरियन फॉलिकल थी ये रप्चर हो जाएगी, इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा? एग एट सेकेंडरी oocyte स्टेज। वेरी इजी। और अब 14th डे के बाद क्या हुआ? जो ये एम्पैटी ओवेरियन फॉलिकल थी, एम्पैटी ओवेरियन फॉलिकल थी, दैट डेवलप इनटू ए अनदर स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हुई इसीलिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हुआ। यू कैन सी, देखो दिस लाइन ऊपर क्यों आई है? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हुई है, और फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी नीचे चला जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्यों बनी, किसने बनवाई, क्यों टूटी, ये हम डिस्कस करेंगे, ब्रेक डाउन क्यों हुई। अब
प्रोजेस्टेरोन का लेवल, सीधी सी बात है बेटा, प्रोजेस्टेरोन को जोड़ के रखें कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, सभी को क्लियर है। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी, एग बाहर निकल जाएगा और एम्पैटी ग्राफियन फॉलिकल खाली जो है, इसमें से एग तो बाहर निकल गया, अब ये खाली थी। एम्पैटी ओवेरियन फॉलिकल से क्या डेवलप हो जाएगा, एक अनदर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। याद करें ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें मैंने दिखा रखी थी दोबारा से। ओके, अब कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, यहाँ प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा क्यों, आपको सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे जैसे जैसे ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होगी, जैसे जैसे ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होगी, ओवेरियन फॉलिकल में थिक्का इंटरना बताई थी आपको, ग्रेनुलोसा सेल होती है थिक्का इंटरना में, और ये थिक्का इंटरना की सेल, ये सेल रिलीज द हार्मोन एस्ट्रोजन। और जैसे जैसे, बड़ा गजब का क्वेश्चन है, दोनों लिंक्ड हैं, जितनी ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट ज़्यादा होगी उतना ही एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन रिलीज करने का काम किसका है, ओवेरियन फॉलिकल का है। यू कैन सी इन द डायग्राम। मतलब मैं बार बार प्यारे बच्चों आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी में ये कलर्ड डायग्राम दे रखे हैं, और आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखें। जिस बच्चे ने इस डायग्राम को बहुत प्यार ढंग से देख लिया, उस बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता मेंस्ट्रुअल साइकिल से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप इस डायग्राम को नहीं देखते हो। लेट्स सी, एनसीईआरटी में मेरे से भी अच्छा डायग्राम बना रखा है, कलर डायग्राम बना रखा है। वही 4 इवेंट, यूट्राइन इवेंट, यूट्राइन इवेंट, ओवरिन हार्मोन लेवल दिखा रखे हैं, ओवरी के अंदर क्या क्या इवेंट आ रही हैं, पिट्यूटरी में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल में किस दिन कौन सा हार्मोन कम है, कौन सा हार्मोन ज़्यादा है, ओवरी में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, किस दिन ओवरिन फॉलिकल डेवलप हो रही है, किस दिन ये रप्चर हो रही है, किस दिन ये टूट के एम्पैटी बनी, किस दिन इससे कॉर्पस ल्यूटियम बना, ये सारा क्लियर से हो रहा है। एंडोमेट्रियम थिकनेस हो रही है, ये थिकनेस हो रही है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल स्टार्टिंग के 14th डे तक बिल्कुल कांस्टेंट है। यू कैन सी दिस लाइन, यू कैन सी दिस लाइन। प्रोजेस्टेरोन का लेवल स्टार्टिंग के 14th डे तक बिल्कुल कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने का काम है कॉर्पस ल्यूटियम का। किसका? कॉर्पस ल्यूटियम का। और कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप ही कब होगी? आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर 14th डे। क्योंकि भैया ग्राफियन फॉलिकल टूटेगी तभी तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम विल रिलीज द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। वेरी इजी। अब एक चीज और देखें, अब जैसे 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 एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ेगी। यू कैन सी एस्ट्रोजन का लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में कांस्टेंट था, जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुआ है एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ेगी। मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द थिकनेस। इसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पे जो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन है, यहाँ पे जो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन है, ये क्या कर रहा है? इस एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन कर रहा है। अगर प्रोजेस्टेरोन डाउन हो जाएगा ना, अगर प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम भी टूट जाएगी। यही तो हुआ था, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन डाउन आया एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। एंड सिंपल स्ट्रेट लाइन में बोल रहा हूं, कौन सा हार्मोन, कौन सा ओवेरियन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाने के लिए? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करने के लिए? प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन कौन छोड़ रहा है? डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल। प्रोजेस्टेरोन कौन छोड़ रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। वेरी इजी। अगला पॉइंट, एफएसएच, स्टार्टिंग में एफएसएच का लेवल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एफएसएच हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल है किसकी डेवलपमेंट के लिए? ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट शुरू करवाने के लिए। और एफएसएच का लेवल मैक्सिमम होएगा कब? इन द मिड ऑफ द साइकिल, क्योंकि उस दिन ओवेरियन फॉलिकल मैक्सिमम डेवलप है। एलएच का जो लेवल है वो 14th डे बढ़ा है, क्योंकि एलएच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल के लिए। जो ग्राफियन फॉलिकल की रप्चरिंग करवानी है वो किसने करवानी है? एलएच ने। कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप किसने करवाना है? एलएच ने। राइट। तो अब हम हार्मोनल लेवल पढ़ते हैं। ये डायग्राम होप्स हो आपको बहुत क्लियर है। अब मैं एक एक इवेंट में, एक एक फेज में, 4 फेज हैं, ये डायग्राम प्यारे बच्चों आपको अपने हाथ से ड्रॉ करना है।
और कलर डायग्राम बहुत बढ़िया, जब आप ड्रॉ करो तो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर होना चाहिए, राइट। अब हम किस इवेंट में क्या हो रहा है हम वो स्टडी करेंगे, ये डायग्राम तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़नी है। तो अब हम फेज़ स्टडी करेंगे। फर्स्ट फेज़ है, फर्स्ट फेज इज़ द मेंस्ट्रुअल फेज़। फर्स्ट फेज इज़ द मेंस्ट्रुअल फेज़। मेंस्ट्रुअल फेज़ को ब्लीडिंग फेज़ ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हम साइकिल की स्टार्टिंग करते हैं वो यहाँ से करते हैं। इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम टूटती है। इस फेज़ में एंडोमेट्रियम टूटेगी, और एंडोमेट्रियम टूटेगी ना तो ब्लड एंड म्यूकस लाइक सब्सटेंस कम्स आउट फ्रॉम द फीमेल वेजिना। एंडोमेट्रियम के टूटने से जो ब्लड और म्यूकस लाइक सब्सटेंस है लिक्विड फॉर्म में वो ब्रेक थ्रो रिलीज होता रहेगा, रुक रुक के ब्लीडिंग होती रहेगी। दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फेज, दैट्स कॉल्ड मेंसेस, या दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, एक ही बात है। और ये काम 3 to 5 डेज तक होता है। क्यों होता है वो हम डिस्कस करेंगे आगे, शांति रखो। तो इसके अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, वेरी इजी, साफ साफ क्लियर है। क्यों होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, कोई पूछ ले कि इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम टूटती है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है। इसको फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, क्लियर है। कितना ब्लड रिलीज होता है इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, 40 to 80 ml फ्लूइड बाहर निकलता है। कितने एम एल, 40 to 80 ml फ्लूइड इज रिलीज्ड फ्रॉम एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रॉम द फीमेल बॉडी। कि ब्लड लॉस हो रहा है, इसलिए नॉर्मली हम कह सकते हैं कि फीमेल में HB इसीलिए कम होता है, क्योंकि बहुत सारा ब्लड लॉस होता रहता है इन एवरी मंथ, इन एवरी 28th डे। ओके। और जो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो से जो फ्लूइड बाहर आया है, जो लिक्विड बाहर आया है ना, ये कभी भी फ्रीज नहीं होगा बाहर, ध्यान रख लेना। ये फ्रीज नहीं होगा, क्लोट नहीं होगा। अगर ब्लड बाहर निकल जाए तो वो क्लोट हो जाता है, जम जाता है, लेकिन ये फ्लूइड क्लोट नहीं होता, लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। कब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा फीमेल में, कब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो गया, इसके पीछे दो कारण है। प्यूबर्टी के बाद की बात हो रही है, प्यूबर्टी से तो पहले तो एब्सेंट ही होता है। कब एब्सेंट होगा, ये एब्सेंट होगा या तो प्रेगनेंसी हो जाए, अगर फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी हो जाए तो ये एब्सेंट हो जाएगा, या फीमेल की पुअर हेल्थ है, न्यूट्रिशन हेल्थ या मेंटल डिसऑर्डर है, तो उस केस के अंदर भी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो सकता है आफ्टर प्यूबर्टी। या एक कारण और भी है कि फीमेल में मेनोपॉज हो जाए, फीमेल में क्या हो जाए, मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है बेटा, ये एक एज होती है 45 से 50 ईयर्स पे फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली पॉज हो जाएगा, इसमें तो परमानेंट ही रुक जाएगा ये, राइट। ये हम डिस्कस करेंगे, दैट्स मेनोपॉज। लेवल ऑफ हार्मोन, इस स्टेज पे, इस फेज पे हार्मोन का लेवल क्या है, सारे के सारे, चाहे वो FSH हो, चाहे वो LH हो, चाहे वो P प्रोजेस्टेरोन हो, चाहे वो E एस्ट्रोजन हो, सभी का लेवल बहुत कम है, डिक्रीज लेवल है, ऑल आर एट लो लेवल, जो लोवेस्ट लेवल है उस लेवल पे हैं सारे के सारे, राइट। अब है फॉलिकुलर फेज, सेकेंड इज फॉलिकुलर फेज। भैया कब से कब तक है, लेट्स सी। फॉलिकुलर फेज को देखें, 5th डे से लेके 13th डे तक, ये फेज 5th डे से लेके 13th डे तक की जो फेज है, दैट इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। इसका नाम फॉलिकुलर फेज क्यों रखा, क्योंकि इस फेज के अंदर वुमन फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है। इस फेज को फॉलिकुलर फेज, देखो उल्टा ना मारे, इसको फॉलिकुलर फेज क्यों बोल रहा है, सेकंड फेज को फॉलिकुलर फेज क्यों बोल रहा है, यू कैन सी इन द डायग्राम। आप डायग्राम में देखें, इस फेज में कहाँ से कहाँ बेटा, ये सारे में, इसमें क्या हो रहा है, ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट हो रही है। कब, 15th डे से लेके 5th डे से लेके 13th 14th डे तक ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, फॉलिकुलर फेज बोल दिया, क्योंकि इसमें फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल डेवलप हो रही है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन, FSH। ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट करवाने का काम किसका है, FSH फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। और पहला पॉइंट क्लियर है, कितने दिन की है ये, 8 से 9 दिन की है टोटल डेज। कब से कब है, 5th to 13th डे, 5वें दिन, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 10th, 11th, 12th, 13th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है।
क्या होता है इसमें, सबसे बड़ा बढ़िया पॉइंट है, फॉलिकुलर फेज में जो प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल है वो डेवलप होएगी और क्या बनाएगी, वो डेवलप होएगी और वो डेवलप होके ग्राफियन फॉलिकल बनाएगी। ग्राफियन फॉलिकल बोल दो या मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल बोल दो, राइट। अगला पॉइंट, ग्राफियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनता क्यों है, ये डेवलप क्यों हो रहा है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच एंड एलएच हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट। मतलब ये प्राइमरी से लेके जो ग्राफियन बन रहा है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एफएसएच एंड एलएच ऑफ पिट्यूटरी, राइट। और फॉलिकल की डेवलपमेंट होगी, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगी तो इट कोज, फॉलिकल की डेवलपमेंट होने से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, नो नीड टू एक्सप्लेन। क्योंकि प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ, ओवेरियन फॉलिकल ही डेवलपिंग फॉलिकल, सेकेंडरी टर्सरी और ग्राफिन बनती हैं। डेवलपिंग फॉलिकल रिलीज द हार्मोन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होएगा, क्लियर है। और अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, इट कोज हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम में सेल हैं, मैंने बताया था एंडोमेट्रियम में कोलुमिनार सेल होती हैं, एंडोमेट्रियम में कोलुमिनार सेल होती हैं, उन सेल में माइटोटिक डिवीजन बढ़ जाएगा। और माइटोटिक डिवीजन बढ़ेगा और साथ में जो ब्रोकन टिश्यू उसकी रिपेयर होएगी, ब्लड वेसल्स जो है टूटी थी वो रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में सारे टूट जाते हैं, ये सेल टूट जाएंगी, टिश्यू टूट जाएगा, ब्लड वेसल डिस्टर्ब हो जाएंगे, और ऐसा होने से ही तो ब्लड बाहर निकलता है। जो एंडोमेट्रियम टूटी है वो टूट टूट के बाहर निकलती रहती है। अब इस फेज में वो दोबारा से रिपेयर होगी। फॉलिकुलर फेज में एक प्रकार से रिपेयर का काम हो रहा है, एंडोमेट्रियम धीरे धीरे दोबारा से थिक हो रही है, एंडोमेट्रियम धीरे धीरे दोबारा से थिक हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल थी उनमें, कोलुमिनार सेल थी उनमें डिवीजन हो गया, ब्लड वेसल डेवलप हो जाएंगी, इसमें जो ग्लैंड है वो डेवलप हो जाएंगी दोबारा से, और ऐसा होने से जो एंडोमेट्रियम वो क्या हो जाएगी, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम हो जाएगा। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम कैसे हुआ, हाउ, कैसे हुआ, किस हार्मोन ने करवाया, नो नीड टू एक्सप्लेन। कैसे हुआ ये बता दिया, माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल हुआ है, ब्लड वेसल्स और जो टिश्यू वो रिपेयर हुए हैं। और किसने करवाया, और एस्ट्रोजन ने करवाया। एस्ट्रोजन कहाँ से आया, ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट से आया। पॉइंट क्लियर, ओके। अगला पॉइंट ध्यान रखना भी, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, जो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन मतलब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ेगा ना, तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको, पिट्यूटरी को, किसको, पिट्यूटरी को। ये एक बच्चा बोला सर ये एकदम इनका लेवल एलएच का और एफएसएच का लेवल यहाँ पे एकदम इतना ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा ये पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देगा। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से इन दोनों हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा ना, तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो है यहाँ पे इनिशियल फेज में, ये पिट्यूटरी को बोलेगा तू एलएच और एफएसएच को आने दे। अब एलएच और एफएसएच का लेवल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और दैट इज कॉल्ड एलएच, स्पेशली किसका, एलएच का। जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, और ऐसा होने से स्पेशली किसका, एलएच का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कब, 14th डे पे। और हाई लेवल ऑफ एलएच रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्राफियन फॉलिकल की रप्चर के लिए, और ऐसा होगा तो क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके और एग बाहर निकल जाएगा, और वो वहाँ से कहाँ आ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है भैया, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। किसने छोड़ा है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ने छोड़ा है। कब है इसका लेवल मैक्सिमम, एलएच का लेवल मैक्सिमम कब है, 14th डे पे है। 14th डे पे मैक्सिमम क्यों हुआ है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एस्ट्रोजन है। वेरी इजी, ये था फॉलिकुलर फेज। क्या था बेटा, ये फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट फेज है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ओव्यूलेटरी फेज। लेट्स सी, ओव्यूलेटरी फेज किसको हम बोलते हैं, 14th डे को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। क्यों होती है ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेटरी फेज में होता क्या है, ग्राफियन फॉलिकल की रप्चर होने से एग कहाँ आ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर किसने करवाई है भैया, एलएच ने। तो ये ओव्यूलेटरी फेज किसकी वजह से होती है, एलएच की वजह से होती है। और ध्यान रख लेना, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये फेलोपियन ट्यूब में एग आता है कि सेकेंडरी oocyte आती है। मेरे पास बच्चों के मैसेज आए, फ़ोन आए कि सर ये एग आते हैं, फेलोपियन ट्यूब में एग आता है कि सेकेंडरी oocyte आती है। बेटा ये एग आता है एट सेकेंडरी oocyte स्टेज। एग में जो सेल है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज पे है।
उसमें मियोसिस 2 रुका पड़ा है, तो ध्यान रख लेना। तो एग जो आया है वो किस पे आया है, सेकेंडरी ओसाइट स्टेज पे आया है। पॉइंट क्लियर, ये था ओव्यूलेटरी फेज। और अब जो लॉन्गेस्ट फेज है ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज। कितने दिन की है भाई, लगभग 13 से 14 डेज की है। कब से कब है, 15वें दिन से 28वें दिन की है। 15th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टू 28 डेज ऑफ, ये तो ड्यूरेशन है बेटा। भाई कितने दिन, टोटल डेज कितनी है, 13 से 14 दिन। कौन से दिन है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, 15 दिन से 15वें दिन से लेके 28वें दिन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, ध्यान रखना इसको प्लीज। कब होगा, जैसे ही ओव्यूलेटरी फेज होगी, ओव्यूलेशन होगा, एग कहाँ पे आ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा और ये मूव करेगा किधर, टुवर्ड, आपको पता है यार, इन्फंडिबुलम में आएगा, वहाँ से फिर एम्पुल और इस्थमस की तरफ जाएगा, पता है सभी को, यूट्रस की तरफ जा रहा है एग, नो नीड टू एक्सप्लेन कैसे जा रहा है, बाय सिलिया एज वेल एज बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। क्लियर है यार, सारे पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। और एग बेटा के पास रिजर्व फूड होता है, इसलिए एग लगभग 24 आवर्स तक सर्वाइव करता है इन द फेलोपियन ट्यूब, ये रिसेंट स्टडीज़ कहती हैं। फेलोपियन ट्यूब में एग सिर्फ 1 to 2 डेज, इवन रिसेंटली तो कहते हैं कि 24 आवर्स तक ही सर्वाइव करता है। उसके बाद वो अगर उस टाइम पे कब, एक बात सिंपल सा पूछे कि किस दिन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन एग का फेलोपियन ट्यूब में होने के चांस ज़्यादा है, 14th डे के बाद, 15th 16th डे। अरे ये और नो, क्योंकि उस टाइम पे वो फेलोपियन ट्यूब में होने के चांस क्या है, ज़्यादा है। जैसे ओव्यूलेशन होगा 14th डे, उसके बाद वो फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा और वो 1 to 2 डेज ही फेलोपियन ट्यूब में सर्वाइव करेगा। अगर उस टाइम उसको सपर्म मिल गए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और अगर सपर्म नहीं मिले तो फिर वो यूट्रस की तरफ जाके वो आगे आता रहेगा और फाइनली फिर एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। वो 28th डे आ जाएगा धीरे धीरे और फिर एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। लेट्स सी, आपको पता है इस फेज में क्या हुआ, ओव्यूलेशन के बाद एम्पेटीग्राफिन फॉलिकल थी, एम्पेटीग्राफिन फॉलिकल चेंज होगी किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। ये काम किसने करवाया है, एलएच ने करवाया है भाई, ध्यान रख लेना, इस पॉइंट को भूलना मत। नेम द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एम्पेटीग्राफिन फॉलिकल इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। दोबारा बोलूं, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है एम्पेटीग्राफिन फॉलिकल को बदलने में, किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम। एम्पेटीग्राफिन फॉलिकल इज अनदर स्ट्रक्चर, कॉर्पस ल्यूटियम इज अनदर स्ट्रक्चर। तो विच हार्मोन, विच पिट्यूटरी हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एम्पेटीग्राफिन फॉलिकल इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। तो आपका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कौन सा, एलएच। कॉर्पस ल्यूटियम को किसने बनवाया, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने वाला कौन है, एलएच है। और एलएच होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम बन गई। कॉर्पस ल्यूटियम को बनवाने वाला और मेंटेन करने वाला, कॉर्पस ल्यूटियम को बनवाना और इसको मेंटेन करने का काम भी किसका है, एलएच का है। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होएगी तो इट रिलीज द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ध्यान रखना भाई, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन तो ज़्यादा छोड़ देगी और एस्ट्रोजन कम छोड़ देगी। ये भी कोई पूछ लेना आपसे, ध्यान रख लेना। शर्म में तो ये बताया जाता है कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन छोड़ती है, नो, कॉर्पस ल्यूटियम दोनों हार्मोन छोड़ती है, एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी। प्रोजेस्टेरोन मोर अमाउंट में, एस्ट्रोजन लेस अमाउंट में। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी थिकनेस बढ़ रही है ना, तो थिकनेस कौन बढ़वा रहा है, एस्ट्रोजन बढ़वा रहा है। और इस थिकनेस को मेंटेन करने का काम किसका है, प्रोजेस्टेरोन का। किसका, प्रोजेस्टेरोन का, राइट। तो अब देखो हुआ क्या, ये मेंटेन रहेगी, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, मेंटेन रखा है किसको, एंडोमेट्रियम को। अब ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत प्यार से सुनना ये लाइन, बिल्कुल सारी बातें दिमाग से निकाल के आप एक सिंपल लाइन सुने बेटा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कौन बढ़वा रहा है, सर कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम या एलएच, सर एक ही तो बात है, एलएच है तो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम है तो प्रोजेस्टेरोन है, राइट। मतलब अगर एलएच ना हो तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं तो प्रोजेस्टेरोन नहीं। अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता रहा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता रहा। कब से कब दिन तक, कौन से दिन से कौन से दिन तक, कॉर्पस ल्यूटियम बनी, ये लेवल बढ़ गया, ये बढ़ गया, लेवल बढ़ता रहेगा। अब इस प्रोजेस्टेरोन को बनवाने वाला, इस प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाने वाला कौन है, कॉर्पस ल्यूटियम। यानी कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल किस पे डिपेंड करता है, कॉर्पस ल्यूटियम पे। और कॉर्पस ल्यूटियम रहेगी कि नहीं रहेगी, डिपेंड किस पे करता है, एस्ट्रोजन पे। अब ना जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो गया ना, इसको ये लगने लगा कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ,
हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन ने ना क्या किया, जो इसको सपोर्ट कर रहा था उसी को नेगेटिव फीडबैक दे दिया यार। इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, इसको कौन मेंटेन कर रहा है, पिट्यूटरी, एलएच। तो प्रोजेस्टेरोन को ये लगा कि मैं तो, मेरा लेवल तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं तो पता नहीं क्या 30 मार खां बन गया। अब इसने क्या कर दिया, इसने ना कॉर्पस ल्यूटियम को ही नेगेटिव फीडबैक, सॉरी पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक दे दिया। प्रोजेस्टेरोन ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार ली। प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही बढ़ा, हाई लेवल होगा ना प्रोजेस्टेरोन का, तो ये नेगेटिव फीडबैक दे देगा किसको, स्पेशली एलएच को, स्पेशली किसको, एलएच को। और ऐसा होने से एलएच कम हो गया, ऐसा होने से एलएच क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और एलएच डिक्रीज हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगी, डिजनरेट होगी। ध्यान रखना, गजब का पॉइंट है। अब क्वेश्चन है कि कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट क्यों होती है। स्टार्टिंग में तो सर कॉर्पस ल्यूटियम बड़ी अच्छी मेंटेन हुई थी, फिर ये खत्म क्यों होगी, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को बनवाने का काम किसका था, एलएच का था। किसका था, एलएच का। अब कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो रही है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और ये प्रोजेस्टेरोन है ना, फिर क्या कहता है, हवा में आ जावा है, और ये क्या कहता है, एलएच को डाउन हो जा। ये प्रोजेस्टेरोन ने क्या कर दिया, नेगेटिव फीडबैक दे दिया किसको, एलएच को, हवा में आ गया ये। इसने ये नहीं देखा कि तुझे कौन मेंटेन कर रहा है यार, तुझे मेंटेन कर रहा है एलएच। अब इसने इसका लेवल जैसे ही बढ़ गया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, नेगेटिव फीडबैक दे दिया किसको, एलएच को। और एलएच को नेगेटिव फीडबैक मिल गया, मतलब एलएच को इसने क्या बोला, भाई तू रिलीज होना बंद कर दे। एलएच ने रिलीज होना बंद कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यार, आप समझ सकते हो इनको, सिंपल ऐसे अपने लैंग्वेज में याद रखें। अब एल नेगेटिव फीडबैक दे दिया किसको, स्पेशली एफएसएच और स्पेशली एलएच को, एलएच को स्पेशली। और ऐसा होने से एलएच कम हो गया, एलएच कम हो गया तो भैया इसने एलएच नहीं तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं तो प्रोजेस्टेरोन नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं तो प्रोजेस्टेरोन नहीं, प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो गया, प्रोजेस्टेरोन नहीं तो एंडोमेट्रियम टूट गई, और एंडोमेट्रियम टूट गई तो दोबारा से फर्स्ट फेज आ गई। कौन सी फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सी फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज। प्यारे बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, मुझे ये बताएं कि जो ये एंडोमेट्रियम मोटी हो रही है, क्या जरूरत है इसकी, थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम हो क्यों रही है। थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम इसलिए होती है, अगर फर्टिलाइजेशन हो, जाइगोट बने, एम्ब्रियो बने, तो वो एम्ब्रियो है ना, वो एम्ब्रियो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो उस एम्ब्रियो की इसके अंदर दसना होता है, इसके अंदर जाके एम्बेडेड होता है वो, कौन है, एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट, डिस्कस करेंगे हम। अगर ये मोटी ना होना तो उसके अंदर नहीं दस पाएगा, और अंदर नहीं दस पाएगा तो डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस नहीं हो पाएगी। अब देखो ध्यान से सुने, सर ठीक है ये हो गया, व्हाट विल हैपन अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो, एम्पेटिग्राफिन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में तो डेवलप होगी, लेकिन सर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाए तो थ्रू आउट फर्टिलाइजेशन 9th मंथ तक इसकी थिकनेस को मेंटेन रखना जरूरी है। 9th मंथ तक ये थिक रहेगी, और इसकी थिकनेस को मेंटेन करने का काम किसका, प्रोजेस्टेरोन का। मतलब अगर ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके ब्लड में प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। 9th मंथ तक लेवल इसका मैक्सिमम रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, राइट। ठीक है सर, अगर इसका लेवल ज्यादा होगा तो ये तो एलएच को तो कम कर देगा, और एलएच कम हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगी। बिल्कुल होएगी, मैं भी कह रहा हूं प्रेगनेंसी होगी तो भी प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देगा, और एलएच नहीं होगा, एलएच नहीं है लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम नहीं टूटेगी। अब सर कॉर्पस ल्यूटियम को तो बनाने का काम एलएच का ही तो था, अब एलएच है भी नहीं, क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया, और हाई लेवल क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। लेकिन सर प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी हाई है और कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं टूट रही, क्योंकि आपको बार बार बता रहा हूं, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो बेटा कॉर्पस ल्यूटियम टूटेगी। क्यों, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन क्या कर देगा, एलएच को स्टॉप करवा देगा, और एलएच स्टॉप तो कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम टूटेगी तो एंडोमेट्रियम टूटेगा। लेकिन प्रेगनेंसी में, दोबारा फिर सुन लो, प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा है, हाई लेवल क्या मतलब, बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कॉर्पस ल्यूटियम नहीं टूटती। ये सारा काम होता है, नेगेटिव फीडबैक भी जाएगा, एलएच भी बंद होएगा, लेकिन फिर भी कॉर्पस ल्यूटियम नहीं टूटेगी, क्योंकि उस टाइम पे एक अनदर हार्मोन आ जाएगा, कौन सा बेटा, एचसीजी। कौन सा, सॉरी एचसीजी, कौन सा हार्मोन, एचसीजी। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होएगा ना, तो अब एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम है, जरूरी है, तो उस टाइम पे एक अनदर हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, एचसीजी, ये बेटा प्लेसेंटा से रिलीज होता है, ये रिलीज होएगा।
और ये क्या करेगा, प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप करके रखेगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप करवाने का काम किसका है, एचसीजी का है। एलएच नहीं हुआ, लेकिन एलएच का काम अब किसने कर लिया, एचसीजी ने कर लिया। और ये एचसीजी प्रेगनेंसी के टाइम पे, पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखेगा। और कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा थ्रू प्रेगनेंसी। और थ्रू प्रेगनेंसी हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन में तो एंडोमेट्रियम क्या रहेगी, थिक रहेगी। अगर प्रेगनेंसी हो रखी है, मान लो 3, 4, 5 मंथ की प्रेगनेंसी हो रखी है, और बाई चांस एंडोमेट्रियम टूट जाए तो मिसकैरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिसकैरेज, जो आपने सभी ने सुन रखा है। ओके, ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो इंटरेस्टिंग एंड ग्रेट लेक्चर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन टॉपिक है ये, इसमें कुछ भी रट्टा मारने का नहीं है प्यारे बच्चों। और जो लास्ट टॉपिक हमारा है, ऑलरेडी वीडियो हमारी बहुत लंबी हो चुकी है, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट्स ए लॉन्ग टॉपिक और अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है बेटा। इसमें ना जो बच्चा सोचेगा कि मैं क्रैम कर लूँगा, वो क्रैम नहीं कर पाएगा। तो आप एक एक लाइन को ध्यान से सुने। लो लेट्स सी, स्कोर कंप्लीट कर ही लेते हैं। हार्मोनल कंट्रोल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा सभी को पता है जो हाइपोथैलेमस है, आफ्टर प्यूबर्टी इट रिलीज द GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन विच एक्ट ऑन पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब। अब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जैसे GnRH आएगा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा, पिट्यूटरी दो हार्मोन छोड़ देगी, FSH एंड LH। ध्यान से सुने। और FSH क्या करवाएगा, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, नो नीड टू एक्सप्लेन। क्या करवाएगा, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। और LH क्या करवाएगा, LH करवाएगा कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट, इसकी डेवलपमेंट करवाएगा। और LH क्या करेगा, ओव्यूलेशन करवाएगा। जो फुल्ली डेवलप्ड ओवेरियन फॉलिकल तो इसको तोड़ देगा, ओव्यूलेशन होएगा। बेटा ओव्यूलेशन में मेजर रोल तो किसका है, मेजर रोल तो है LH का, और इसका भी माइनर रोल है, ध्यान रख लेना। तो ओव्यूलेशन में दोनों का रोल है, क्योंकि ड्यूरिंग ओव्यूलेशन अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल देखोगे ना प्यारे बच्चों, तो ओव्यूलेटरी फेज जब थी 14th डे, FSH और LH दोनों का लेवल ज़्यादा है। तो ओव्यूलेशन में मेजर और माइनर का ध्यान रख लेना, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब ओवेरियन, जो ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल जब हो रही है तो इट रिलीज द हार्मोन एस्ट्रोजन, नो नीड टू एक्सप्लेन। और ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन एक तो फीमेल में सेकेंडरी सेक्स करेक्टर करवाएगा भाई, जितने भी सेकेंडरी सेक्स करेक्टर हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है, जो आपको सब पता है। और एक एंडोमेट्रियम की थिकनेस को इंक्रीज करेगा। दो फंक्शन तो ये हो गए। ये फीमेल में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, इसीलिए फीमेल जो है प्यूबर्टी पे उसके अंदर पेल्विक रीजन और डिपोजिशन ऑफ फैट वगैरह हो जाता है, क्योंकि एनाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, एनाबॉलिक रिएक्शन हो जाएंगी। ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन, राइट। ओके, इतना क्लियर हो गया। अगर बात करें प्रोजेस्टेरोन की, ये क्या करेगा, ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी करवाता है और मेंटेन भी करवाता है। स्पेशली कि क्या काम है, मेंटेन करना। मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क फॉर्मेशन का काम भी इसी का है, राइट। हाँ, इसी का है, प्रोलैक्टिन का भी और इसका भी है। और ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन भी करके रखेगा, ये इसके फंक्शन हो गए। रिलैक्सिन को भूल जाओ, इनिबिन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार ना नीट में 3 क्वेश्चन आए हुए थे लगातार इस इनिबिन से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। AIPMT होता था उस टाइम की बात है, आप यू कैन सी, आप देख सकते हो। एटलीस्ट यू शुड हैव लास्ट 10 ईयर पेपर्स आपके पास होने चाहिए। यू शुड अरेंज फ्रॉम द नेट और एनीवेयर। और जब मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आया था तो उसको चेक कर लें। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे नहीं भाई करा कि आया था, ये आप चेक करोगे, क्योंकि व्हेन आई एम टीचिंग यू हेयर ना, नियरली अबाउट लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स इन माई माइंड, मेरे दिमाग में है। तो मैं उन पेपर्स को देख के ये कर रहा हूँ कि भाई प्रीवियस ईयर में इस पैटर्न से क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इनहिबिन को सिक्रीट करने का काम, छोड़ने का काम किसका है, कॉर्पस ल्यूटियम का और डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल। मेन तो किसका है, ये मेन काम है CL का, लेकिन ओवेरियन फॉलिकल भी इसको छोड़ती है। ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा FSH के लेवल को। ओवेरियन फॉलिकल ने जो इनहिबिन छोड़ दिया, ये क्या करेगा, FSH के लेवल को कम करेगा। क्यों, क्योंकि अगर इनहिबिन ना हो तो FSH का लेवल बढ़ेगा, तो ज़्यादा बहुत सारी ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ 1 ओवेरियन फॉलिकल ही डेवलप हो, बाकी अनडेवलप पड़ी रहे। तो ये एक्स्ट्रा ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट को रोकता है कौन है, इनहिबिन। कैसे, ये FSH के लेवल को कम कर देगा, राइट। और ये LH के लेवल को भी कम करता है, किसको कम करता है, LH को, राइट। ओके, अब रिलैक्सिन, बेटा रिलैक्सिन छोड़ने का काम किसका, कॉर्पस ल्यूटियम का। और ये प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, ध्यान रख लेना।
कब रिलीज होता है? लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या काम है बेटा? ड्यूरिंग पार्चुरेशन बात कर लेंगे। एट द टाइम ऑफ बर्थ इस हार्मोन का क्या रोल है वो बता दूंगा, ध्यान रख लें। बस रिलैक्सिन को छोड़ने का काम किसका? कॉर्पस ल्यूटियम का, ड्यूरिंग ए लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर? ये प्यूबिक रीजन को वाइड कर देता है, मसल्स को रिलैक्स करवा देगा ताकि बर्थ ऑफ यंग वंस ईजी हो जाए। रिलैक्स कर देगा प्यूबिक रीजन को। क्लियर है आपको सभी को ये? वैसे भी इसका रोल हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। एक तो पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन कौन कौन किस हार्मोन को रिलीज कर रहा है। एक इनहिबिन है ना, क्या कर रहा है? अभी बताया था ना, एफएसएच के लेवल को कम कर रहा है। किसको? एफएसएच और एलएच दोनों को, लेकिन ज़्यादा किसको? एफएसएच को, और कम किसको? एलएच को। अगला पॉइंट बेटा, अगर इन दोनों हार्मोन का लेवल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल है लो इन द ब्लड के अंदर लो है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको? पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को। इनका लेवल अगर थोड़ा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या कहेंगे भाई? एफएसएच और एलएच को बोलेंगे कि तुम ला सिक्रीशन इनकी बढ़ा देगा। पता है आपको पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है यार प्लीज़? क्योंकि इट्स सो लॉन्ग लेक्चर, सो टायर्ड। तो लेट्स सी, थोड़ा देखें इसको फटाफट। 2 पॉइंट रहते हैं। अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम है, लो लेवल है, बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको बेटा? एफएसएच और एलएच को। और ऐसा होने से इनका लेवल बढ़ेगा। अगर एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ेगा तो इनका लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन अगर इनका लेवल हो जाए मॉडरेट या हाई हो जाए, मॉडरेट हो जाए, मतलब मॉडरेट मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस टाइम पे ये दोनों कौन से बेटा? प्रोजेस्टेरोन भी और एस्ट्रोजन भी। प्रोजेस्टेरोन के लिए मैंने ये ब्राउन लाइन शो कर रखी है, नेगेटिव फीडबैक, और एस्ट्रोजन भी नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। राइट? पॉजिटिव फीडबैक भी यही दे रहे हैं। लेट्स सी, पॉजिटिव फीडबैक शो कर देता हूँ। लो, पॉजिटिव फीडबैक कौन है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। पॉजिटिव फीडबैक कब देंगे भाई? जब इनका लेवल क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या है? लो है, तो पॉजिटिव फीडबैक। उस टाइम तो ये बोलेंगे कि तो इनका लेवल बढ़ा दे। लेकिन इनका लेवल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये क्या बोलेंगे? कम कर दे। पॉइंट क्लियर हो गया? ये था भी तुम्हारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और नेक्स्ट जो टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में है वो है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एग, जो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर। एग का स्ट्रक्चर, कोर्ना रेडिटा, जोना पेलुसिडा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन को हम ऊलिमा भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्म को ऊप्लाज्म बोलते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन। और हमारे अब हार्डली 4-5 लेक्चर हैं, और ये बहुत जो लॉन्ग चैप्टर था ये हमारा पूरा हो जाएगा। एन्जॉय द स्टडी, स्टे एट होम, रिमेन सेफ, हैव ए नाइस डे। गुड बाय प्यारे बच्चों।